गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो स्टैटिक्स में आज पढ़ रहे हैं हम स्टैटिक्स में एक्सरसाइज पढ़ेंगे भाई। हम एक्सरसाइज मतलब एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। ठीक है, अब देखो आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आज की क्लास में ध्यान से समझना, ठीक है। देखो पिछली क्लासों में हमने क्या पढ़ा बताओ। पिछली क्लासों में हमने सबसे पहले तो 3 क्लास तो इंट्रोडक्शन की पढ़ी, इसमें पिंड क्या है, कण क्या है, द्रव्य क्या है, ठीक है, बल कितने प्रकार के होते हैं, बल क्या है, बल की क्या आवश्यकता है, बल को कैसे निरूपित किया जाता है, ठीक है। ये सब कुछ हमने पढ़ लिया पिछली 3 क्लासों में। इंट्रोडक्शन सभी ने पढ़ लिया होगा मेरे हिसाब से। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने 2 स्टेटमेंट थे, तो उन स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किए थी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था हमारा कि हमने क्या किया था, किसी भी पिंड पर क्रियाशील समतलीय बल निकाय को एक स्वच्छ बिंदु पर परिणामी बल और बलयुग्म के तुल्य किया जा सकता है। एक तो ये था। दूसरा स्टेटमेंट हमने क्या कहा था, जब पिंड साम्य अवस्था में नहीं होता है तो क्या कहा था हमने कि या तो किसमें किया जा सकता है, उसको परिणामी बल में सम्मानित किया जा सकता है ना। जितने भी बल हैं हमारे पास उनको किस में सम्मानित किया जा सकता है, या तो एक परिणामी बल में सम्मानित किया जाता है या फिर बलयुग्म में सम्मानित किया जा सकता है। उसमें हमने 3 केस स्टडी किए थे। पहला जब R इक्वल टू 0, G नॉट इक्वल टू 0। दूसरा R नॉट इक्वल टू 0, G इज इक्वल टू 0। तीसरा जब R नॉट इक्वल टू 0 और G नॉट इक्वल टू 0। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, तीसरा R नॉट इक्वल टू 0, G नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब R नॉट इक्वल टू 0 होता है और G नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब है कि हमें परिणामी बल भी मिलेगा और हमें बलयुग्म का आगुण G भी मिलेगा। अब G नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, G नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि हमें बलयुग्म का आगुण मिल रहा है, यानी कि बलयुग्म भी होगा। तो हमने क्या किया, बलयुग्म को बना दिया था। बलयुग्म को कैसे बनाया था, G को हमने 2 समान बल R से प्रतिस्थापित कर दिया था, ठीक है। और एक बल तो किधर था, OA के अनुदिश R की विपरीत दिशा में। दूसरा बल कहां था, दूसरा बल कहां था, परिणामी की क्रिया रेखा के समांतर O' दिशा में। और कितनी दूरी पर, O' लंबवत दूरी पर। पढ़ लिया था ये सब कुछ। आज हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल। तो देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एक समबाहु त्रिभुज ABC, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाओं BC CA AB के अनुदिश 13, 10, 5 किलोग्राम भार के बल क्रियाशील है, भार के बल क्रियाशील है। परिणामी का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। परिणामी का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। देखो भाई समझना बात को ध्यान से, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है। क्या कहा यहाँ पर, एक समबाहु त्रिभुज है ABC, उसकी भुजाओं पर क्या है, 13, 10, 5 किलोग्राम के बल क्रियाशील है। देखो BC भुजा पर कितने किलोग्राम का बल क्रियाशील है, 13, यानी कि B से लेकर C पर। तो जब मैं बनाऊंगा त्रिभुज तो B से C पर कितना दूंगा, 13 किलोग्राम, ठीक है। CA पर 10 है और AB पर कितना है, 5 किलोग्राम भार के बल क्रियाशील है। परिणामी का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। तो परिणामी क्या होता है, हमने क्या कहा था कि किसी भी निकाय, किसी भी पिंड पर जो क्रियाशील बल होते हैं उन्हें एक बल में या बलयुग्म में सम्मानित
किया जा सकता है। हमने कहा था तो जितने भी बल हैं हम उसको क्या करेंगे, एक सिंगल बल में समानित कर देंगे और उस सिंगल बल को हम क्या कहेंगे, परिणामी कहेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो जो मैं प्रोसीजर बताता हूँ वैसे वैसे याद करेंगे। देखो आपको पता है कि परिणामी का सूत्र r बराबर √r(x²) प्लस r(y²) होता है नहीं होता? ये किसका सूत्र होता है, परिणामी का। परिणामी ज्ञात करने का परिणामी का सूत्र होता है r(x² प्लस r(y²). अब rx क्या होता है, rx बताया था आपको, बताओ तो। हाँ, x अक्ष की दिशा में या x अक्ष के अनुदिश वियोजित भागों का, अनुदिश वियोजित बलों के, है ना, किसके, बलों के वियोजित भागों का, बलों के वियोजित भागों का, है ना, बीजीय योग। ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इसी तरह से बीजीय योग, इसी तरह से आर वाई क्या होता है, वाई अक्ष के अनुदिश या वाई अक्ष की दिशा में बलों के वियोजित भागों का बीजीय योग, ये हम निकाल लेंगे। अब सुनना भाई बात को ध्यान से। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आर एक्स निकलेगा, आर वाई निकलेगा, सूत्र में मान रख देंगे और आंसर आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आर एक्स कैसे निकलेगा, आर वाई कैसे निकलेगा। अगर तुमने आर एक्स आर वाई निकालना सीख लिया ना तो बाकी तो आर कुछ नहीं है फिर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं ना। एक काम करते हैं भाई, हमारे पास समबाहु त्रिभुज होगा इस तरह से, ये समबाहु त्रिभुज हो गया, इसको बोल दो बी सी और इसको बोल दो ए। अगली बात समझ में, इसको बोल दो तुम एक्स अक्ष और इसको बोल दो तुम वाई अक्ष। कोई दिक्कत है क्या? क्या कहा, बीसी के अनुदिश यानी कि बीसी, ध्यान से समझना, बीसी के अनुदिश कितना है, 13 किलोग्राम का बल क्रियाशील है। हम तो परिमाण लिखेंगे 13। ठीक है, और सी ए के अनुदिश कितने किलोग्राम का बल क्रियाशील है, 10 किलोग्राम का। ए बी के अनुदिश कितने का क्रियाशील है, 5 किलोग्राम। कोई दिक्कत है क्या? और इसको हम वाई अक्ष मान लेते हैं, इसको हम एक्स अक्ष मान लेते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, माना भुजा बीसी को एक्स अक्ष तथा इसके लंबवत क्या लेते हैं, वाई अक्ष लेते हैं, वाई अक्ष लेते हैं। क्लियर है मामला? भाई हमने भुजा बीसी को क्या बोल दिया, एक्स अक्ष के अनुदिश मान लिया, एक्स अक्ष मान लिया, और इसके लंबवत के लिए हमने वाई अक्ष ले लिया। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें पहले डिसाइड करना होगा कि एक्स अक्ष कौन है और वाई अक्ष कौन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बताओ, अब हम सभी बलों, और एक काम करते हैं ऐसे लिखते हैं, तथा एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के अनुदिश बलों के वियोजित भागों का बीजीय योग, है ना, बलों के वियोजित भागों का बीजीय योग क्या है, क्रमशः बोलो आर एक्स तथा आर वाई है। बात समझ में आ गई? एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के अनुदिश बलों के वियोजित भागों का, तुम समझते हो ना बलों के वियोजित भाग का मतलब क्या है। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई बल है इस दिशा में, कितने किलोग्राम या 10 न्यूटन या 10 किलोग्राम। ठीक है, इसके वियोजित भाग 10 का वियोजित भाग, अगर मैं 10 को तोड़कर इस पर पटक दूं तो ये क्या होगा, बताओ क्या होगा, इस 10 का बोलो भाई क्या होगा, अगर इस 10 को मैं इस पर तोड़कर पटकता हूं मतलब एक्स अक्ष की दिशा में तो क्या होगा, और इस पर तोड़कर पटकता हूं तो क्या होगा, बोलो। अगर इस 10 को इस पर पटकूं तो इसको बोला जाएगा 10 का वियोजित भाग, किस दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में। ठीक है ना, तो बल का वियोजित भाग हो गया नहीं, और इसको इधर पटकूं तो ये क्या होगा, वाई अक्ष की दिशा में बल का वियोजित भाग। अब हम क्या करेंगे,
जितने भी बल हैं उनके वियोजित भाग निकालेंगे। किस किस दिशा में बताओ? एक तो एक्स अक्ष की दिशा में और एक वाई अक्ष की दिशा में। मतलब जितने भी बल हैं सबसे पहले उनको कहां पटकूंगा? एक्स अक्ष पर। जैसे ही मैं देखो इस 13 को भी एक्स अक्ष पे पटकूंगा, इस 10 वाले बल को भी एक्स अक्ष पर लाऊंगा और इस बल को भी किधर लाऊंगा? एक्स अक्ष पे लाऊंगा। क्लियर है मामला? अगर ये सारे बल मैंने तोड़कर कहां ले आया? मैं एक्स अक्ष पर ले आया, तो फिर मैं कहूंगा कि इनके बलों के जो वियोजित भाग हैं वो एक्स अक्ष पर इतने इतने हैं। जैसे तुम्हें पता हो कि जैसे तुम्हें पता है कि जैसे ये हमारे पास कुछ भी ये आर है और ये कितना है? थीटा है, ठीक है? तो ये कितना होता है? आर कोस थीटा, पता है ना? ये दो, ये जो लाइन होती है ये वाली, ऐसे याद है ना? कैसे निकलता है बताओ? ये कैसे निकलता है? ये आधार होता है, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो आधार बटा कर्ण क्या होता है? आधार बटा कर्ण कोस थीटा। तो आधार बराबर कर्ण इंटू कोस थीटा। कर्ण कितना है? आर, तो आधार बराबर आर कोस थीटा। तो आधार बराबर आर कोस थीटा, तो आर कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है? ये कितना होगा? लंब कितना होगा? लंब कितना होगा? लंब बटा कर्ण साइन थीटा। तो लंब बराबर कर्ण इंटू साइन थीटा। तो कर्ण कितना है? आर। तो ये कितना हो गया? आर साइन थीटा। ये आर साइन थीटा है तो इसके बराबर यहां तक ले लो, तो ये भी कितना हो गया? आर साइन थीटा, क्योंकि दूरी तो है, सेम रहेगी दूरी, ठीक है? पर अगर मैं ऐसे तोड़ूंगा, आधार बटा कर्ण लगाऊंगा, तो फिर मैं तो जल्दी कंगाल हो जाऊंगा, ठीक है? ऐसे हम नहीं करेंगे। अब जो मैं तरीका तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है ना, बहुत आसान तरीका है, बस उस चीज को याद रख लो, या फिर कह दो तुमसे कि उस चीज को एक दिमाग में खतरनाक तरीके से फीड कर दो तुम, ठीक है? जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा कि मुझे किसका घटक चाहिए? 13 का घटक चाहिए, या फिर 10 का घटक चाहिए, या फिर 5 का घटक चाहिए। तो जो मैं बात बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। देखो, किसी भी बल का अगर आपको एक चीज होती है कि घटक अगर आपने किधर गिराया? इधर, जैसे कि मान लो ऐसे, दो सिचुएशन है, ठीक है? हमारे पास कितनी सिचुएशन है? दो सिचुएशन है। अगर मान लो ये कोई मेरे पास बल है, ये कितना बल है? कुछ भी बल, सपोज आर है, ठीक है? तो अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो घटक कैसा होगा? ये क्लॉकवाइज यूं गया ना, तो घटक कैसा हो गया? क्लॉकवाइज। तो जब घटक क्लॉकवाइज आता है तो एंगल कैसा हो जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आई? घटक कैसा लेना है हमें? क्लॉकवाइज। एक चीज ध्यान रखना, ये जो तीर का निशान है, कि क्या है? ये तीर का निशान है। अब कैसे भी कर लो तुम्हारी इच्छा, पर जाना किस तरीके से? घड़ी की सुई की दिशा में। ये जो घटक गिराते हैं वो किस दिशा में गिराना है हमें? क्लॉकवाइज। फायदा क्या होगा क्लॉकवाइज गिराने से? कि जो एंगल होगा वो कैसा जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंगल कैसा जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज आते ही एंगल कैसा हो जाता है? पॉजिटिव, क्योंकि एंगल जो है अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो हम उसे पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और अगर एंगल हमारा क्लॉकवाइज होता है तो उसे हम कैसा कंसीडर करते हैं? कैसे कंसीडर करते हैं? नेगेटिव, ठीक है? तो क्या बोला मैंने? घटक तो कैसे गिराना है? क्लॉकवाइज। घटक कैसे गिराना है? क्लॉकवाइज। जैसे घटक क्लॉकवाइज गिरेगा एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो घटक क्लॉकवाइज। दूसरी बात, एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो तीर का निशान है ना वो किधर होना चाहिए? धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में होना चाहिए। देखो, ये अभी तीर का निशान जब मैं इसको इधर गिराऊंगा तो किस दिशा में होगा? इस दिशा में हो गया, धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में। तो दो बातें आपको याद रखनी है। क्या है पहली बात? घटक तो कैसा गिराना है? क्लॉकवाइज। देखो, जैसे मान लो मेरे पास ये है, अब मुझे इसका घटक लाना है एक्स अक्ष पर। देखो, लाने में तो मैं इधर भी ला सकता हूं, ये भी तो एक्स अक्ष ही है। लाने में मैं इधर भी ला सकता हूं, इधर भी ला सकता हूं, पर मैं इधर लाने की जोरी क्यों कर रहा हूं तुमसे? इससे एक सीधा फायदा होगा डायरेक्टली। अगर आपने आर एक्स निकाल लिया ना तो आर वाई ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। बात समझ में आ गई? आप चाहो तो इस पर भी बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर आप इसको धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में लेते हो तो फायदा क्या होगा? जैसे आर एक्स पता चला वैसे ही हमें आर वाई आसानी से पता चल जाएगा। मतलब दो बार माताफोड़ी करने की बजाय हम केवल एक बार ही माताफोड़ी करेंगे, आर एक्स पता चल जाएगा, डिट्टो हम आर वाई निकाल देंगे। क्या बोला विशाल मैंने? घटक क्लॉकवाइज। और ये जो तीर का निशान है वो किधर आ जाना चाहिए? धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में। तो बताओ महेश, कैसे लेके जाऊं इसको? इसको ऐसे लेके जाऊं या ऐसे लेके जाऊं? ये हो गया ऐसे,
ऐसे ही लेके गए तो कौन सा तरीका हो गया, ये घटक क्लॉकवाइज हो गया। और जैसे ये घूम कर इधर जाएगा तो ये तीर का निशान भी इधर आ गया, तो दोनों बातें फॉलो हो गई ना। अब इस चीज में ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि ये एंगल कितना है, बस, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसे भी तो ले सकते थे, तब भी तो तीर का निशान इधर ही जा रहा है, जा तो रहा है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में, जा तो रहा है, पर ये तीर का निशान उधर चल गया। पर ये जो आपने घटक गिरा है वो कैसे गिरा दिया, एंटी क्लॉकवाइज। घटक कैसा गिरा दिया, एंटी क्लॉक गिरा दिया ना, उल्टा गिरा दिया ना घटक एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो फिर एंगल में दिक्कत आती है, फिर उधर साइड में भी दिक्कत आ जाएगी, इसलिए फिर हम ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे। आंसर आएगा पर 2 बार माथाफोड़ी करनी पड़ेगी, आर एक्स में अलग से घटक गिराने पड़ेंगे सारे, आर वाई में अलग से घटक गिराने पड़ेंगे सारे। तो इस तरीके में ये समझ गए आप, घटक कैसा, क्लॉकवाइज। तो और तीर का निशान किधर होना चाहिए, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में। ये मामला क्लियर है भाई यहां तक। अच्छा एक चीज और बताओ, जैसे मान लो मेरे पास कोई बल है जो इस बिंदु से क्रियाशील है इधर, अब बताओ एक्स अक्ष पर कैसे पहुंचाऊं, चारों में नहीं, इसको ऐसे करेंगे, जहां से बल कार्यशील है ना वहीं क्या बना सकते हैं हम, एक्स अक्ष बना सकते हैं आगे, क्योंकि दोनों समांतरी तो है, नहीं बना सकते, एक्स अक्ष बना सकते हैं। अच्छा फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, इस बल को आगे बढ़ा दो, अब एक्स अक्ष कहां हो गया, ये हो गया, अब इसको घुमा दो, घूमेगा उतना ही, ठीक है। पर हम ये प्रोसीजर काम में नहीं लेंगे, हम प्रोसीजर क्या काम में लेंगे, जहां से बल शुरू हो रहा है मतलब क्रिया बिंदु पर ही क्या बना देंगे हम, एक्स अक्ष बना देंगे, ठीक है। अब बताओ कितना घुमा, और ये एक्स अक्ष हो गया तुम्हारा, ज्यादा दिक्कत हो रही है तो वाई भी बना दो, बन गया ना पूरा। तो अब इसको भूल जाओ, ठीक है। अब ऐसे तो घटक कैसे गिर गया, क्लॉकवाइज। तो घटक क्लॉक गिरते एंगल एंटी क्लॉक हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, हमें एंगल की ध्यान नहीं रखनी है, बस इतना सा ध्यान रखना है, घटक क्लॉकवाइज गिराना है। जैसे ही क्लॉकवाइज गिरेगा और जो तीर का निशान है वो धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में होना चाहिए, ठीक है। अब सुनो, क्लियर है सारे मामले। देखो तो सबसे पहले अगर मैं तुमसे कहूं आर एक्स निकालो, कौन बताएगा, आर एक्स कितने बल है, 1 2 3, तो सभी के अलग अलग घटक टूटेंगे, इसका अलग घटक मिलेगा, इसका अलग मिलेगा और इसका अलग मिलेगा, और सबको जोड़ दूंगा तो वो आर एक्स हो जाएगा। क्योंकि आर एक्स क्या होता है, जितने भी बल होते हैं उनके वियोजित भागों का बीजीय योग होता है, ठीक है। तो इसका 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 इन सभी को किधर पटको, एक्स अक्ष पर लाओ। अब देखना कैसे लाता हूं, 13 को एक्स अक्ष पर लाने के लिए मुझे घटक को एक्स अक्ष पर कितना पटकना पड़ा, 0 डिग्री हुआ, तो ये कितना हो जाएगा आपका 13 कोस 0 डिग्री। बात समझ में आ गई, चलो प्लस तो बीजीय योग करना है, इसकी बात करते हैं, इसका क्रिया बिंदु 0, ठीक है। अब बताओ कितना, अच्छा ये समबाहु त्रिभुज है तो 60 और ये भी 60, बताओ इसको इधर पटकना पड़ेगा, सही है ना, इसको अभिषेक बात समझ में आ रही है, इसको इधर पटकेंगे। तो इसको इधर पटकने के लिए हमें जो एंगल है वो कितना घूमना पड़ा, 120 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 10 कोस 120, 2 के काम खत्म हो गए, इसका हो गया, इसका हो गया, बात इसकी करते हैं, प्लस बोलो भाई 5 कोस 30, बोलो 5 कोस कितना, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। मैंने क्या कहा था कि जब भी ऐसी दिक्कत आ जाए तो जहां से बल चालू हो रहा है ना वहीं क्या बना दो, एक्स अक्ष बना दो। अब बताओ मुझे एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में आने के लिए कितना घूमना पड़ेगा, बताओ जल्दी बताओ। 300 कहां से 300 कैसे घूमेंगे, यहाँ से घूमेंगे ना, ना ये तो यही है अभी। देखो जेड बन रहा है कहीं पे, जेड बन रहा है, जब जेड बन जाता है तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, मतलब एकांतर कोण। तो जब जेड में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, सेम होता है, तो ये 60 है तो ये भी कितना होगा, ये कितना होगा, ऑटोमेटिकली 60, ठीक है, ठीक है।
और ये पूरा कितना होगा 180। तो कितना मुझे इसको यहां से शुरुआत करनी है और यहां पहुंचाना है, तो कितना घूमना पड़ेगा 240। यहां से शुरुआत करते तो 60 तो ये हो गया 60 ही हो गया। अब इसको पूरा घुमा लो तो 240। तो क्या लिखूं यहाँ पे cos 180 प्लस 60 240। अब 240 लिख दोगे तो बाद में अगली लाइन में मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा। कितना आंसर आया Rx बराबर 13 cos 0 1 प्लस 10 cos 120 क्या होता है cos 90 प्लस 30 प्लस 5 cos 180 प्लस 60। ठीक है, तो Rx कितना हो गया 13 प्लस cos 90 प्लस थीटा। इनका तो ज्ञान होगा तुम्हें, सेकेंड ईयर में आ गए। इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, इसमें कोस पॉजिटिव। ठीक है, इनके अलावा इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं आफ्टर स्कूल टाइम सिनेमा या फिर ऑल STC। ठीक है, मैंने बताया था या पहले याद 10वीं में ना बताया वो भी यार। अब देख तेरे को 10वीं में पढ़ाया, तेरे को आज सेकेंड ईयर में वापस पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो ऑल STC क्या होगा, इसमें केवल कौन कौन प्लस होगा साइन, और साइन प्लस का है तो साइन का फॉर्मूला होता है 1 कोसेक, तो कोसेक भी प्लस का होगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन प्लस होता है साइन और इसका भाई कोसेक। इसमें टेन का फॉर्मूला टेन बराबर 1 कॉट, तो कॉट भी प्लस का, कोस बराबर 1 सेक, तो कोस और सेक दोनों प्लस के। तो इस क्वाड्रेंट में अगर हम आ गए तो देखो 90 ये तो हो गया 90, ये 90 डिग्री हो गया, और 90 प्लस थीटा होते किसमें आ गए हम द्वितीय चतुर्थांश में आ गए। ठीक है, और द्वितीय चतुर्थांश में केवल कौन प्लस का होता है साइन प्लस का होता है, जबकि यहां पर कौन है कोस, यानी कि कोस का होगा नेगेटिव। तो कैसा हो गया ये नेगेटिव। कौन से चतुर्थांश में द्वितीय चतुर्थांश में, तो कोस 90 प्लस थीटा, और 90 की स्थिति में क्या होता है बदलता है, कोस किस में बदलता है साइन में बदल जाता है, तो कोस किस में बदल गया साइन करके। 180 प्लस 60 यानी कि ये हो गया तुम्हारा 180, और ये हो गया तुम्हारा, इसमें जोड़ दिया तो तीसरे चतुर्थांश में आ गए। तो इसमें भी यहां पर क्या है कोस है, और तीसरे चतुर्थांश में तो टेन और कोट ही प्लस के रहते हैं, बाकी सब माइनस में, तो कोस भी कहीं का आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 5। ठीक है, अच्छा यहाँ 10 भूल गया 10, तो कितना होगा भाई बताओ, माइनस का कोस 60, 10वीं में पढ़ाओगा ना, कोस 180 प्लस थीटा बराबर कोस थीटा विथ नेगेटिव। ये तो पढ़ा होगा तुमने, नहीं पढ़ा होगा तो अभी समझ लो, क्योंकि इसमें टेन और कोट प्लस का होता है, कोस माइनस का होता है। ठीक है, Rx बराबर 13 माइनस 10 इंटू 1/2 माइनस 5 इंटू 1/2, कोस 60 ये तो सब मान याद होंगे, तो Rx बराबर 13 माइनस 5 माइनस 5/2 कितना हो गया 13 माइनस 5 8, 8 दूनी 16, 16 माइनस 5 11/2। परिणामी का परिणाम कितना आ गया 11/2। अब देखो त्रिभुज की 3 भुजाओं पर इतना इतना जोर लगा लो, वो अकेले इस जोर के बराबर है। बात समझ में आई, ये है मतलब हमारा। तो हमने परिणामी का परिमाण निकाल लिया। लिखो माटो, ठीक है ना। अच्छा एक चीज सुनो, हमें क्या बोला इसने, परिणामी का परिमाण एवं दिशा भी तो ज्ञात करनी है। देखो तो दिशा के लिए हम क्या करेंगे, कोण ज्ञात करेंगे। देखना, क्योंकि थीटा बराबर क्या होता है, जो थीटा होता है वो क्या होता है भाई बताओ, थीटा क्या होता है भाई, जो परिणामी कार्यरत होगा वो किधर कार्यरत होगा, तो थीटा क्या होता है भाई बताओ, थीटा होता है tan इनवर्स RY/RX। अच्छा एक, अरे कहाँ सवाल पूरा हो गया यार, अभी तो RY निकालना है, अभी तो RX निकालना है। अभी मैंने क्या कर दिया है, मैं सोचू यार क्या कर रहा हूँ, तो RX हो गया। अब बताओ RY के लिए क्या करोगे, अगर मैंने जो तरीका बताया उस तरीके को फॉलो करोगे तो कुछ नहीं करना, जहां जहां कोस आ रहा है ना वहां वहां क्या कर दो साइन करेंगे, तो क्या हो जाएगा 13 साइन 0 प्लस 10 साइन 120 प्लस 5 साइन 180 प्लस 60। ठीक है, कितना हो गया RY बराबर 13, तो 0 हो गया,
13 इंटू 0 प्लस 10 साइन 120, इसको क्या लिखूं साइन 90 प्लस 30 और इसको 5 साइन 180 प्लस 60। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? ठीक है। आर वाई कितना हो गया 0 प्लस 10 साइन 90 प्लस 30, बताओ साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? कोस 30 प्लस का माइनस का प्लस का, क्यों? द्वितीय चतुर्थांश में साइन है ना यहाँ पे, तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन क्या होता है? प्लस होता है। तो क्या हो जाएगा कोस 30 प्लस 5, ये तृतीय चतुर्थांश में गया और 180 है तो बदलेगा भी नहीं, कितना हो जाएगा 5 साइन 60। कितना हो गया आर वाई बराबर 10 इंटू 1/√3/2 है ना, प्लस 5 √3/2 कितना हो गया 15 √3/2। हाँ सॉरी माइनस का हो जाएगा, कितना हो गया हमारे 5 √3/2। ठीक है। अब आर वाई आर कितना होगा भाई बताओ? आर एक्स स्क्वायर, कहीं पर गड़बड़ तो नहीं ना, आर वाई स्क्वायर और इसका अंडर रूट ले लो। ठीक है। तो आर कितना होगा भाई बताओ? आर एक्स कितना है हमारे पास 11/2 का स्क्वायर प्लस आर वाई कितना है 5 √3/2 का होल। ठीक है। तो कितना होगा आर वाई बराबर 121/4 और 25 की 75/4, यानी कि बोलो आर बराबर कितना कम है 196/4। तो आर बराबर बोलो 196 का वर्गमूल 14 होता है, तो 14/2 काट दो तो 7। तो परिणामी का परिणाम कितना गया 7। तो ये वो परिणामी है, ये है वो परिणामी जिसका अकेले का जोड़ इन सभी के जोड़ के बराबर है। लिखो है ना। तो घटक गिराना आसान है, थोड़ी समझदारी और थोड़ी एकाग्रता के साथ गिराना है घटक। ठीक है। ये जितने भी जो घटक हुए इनमें स्टेप फॉलो क्या करनी है आपको, ये ध्यान रखनी है कि जो घटक है वो क्लॉकवाइज लेके जाना है और किधर लेके जाना है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में। वैसे ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि भाई एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में लेके जाओ, किधर भी लेके जाओ पर एक्स अक्ष पे लेके जाओ। पर फिर क्या है वो पूरी चीजें फॉलो करनी पड़ती है। घटक कैसा आया, प्लस लूं थीटा को प्लस लूं या माइनस लूं, ठीक है ना, वो सारी चीजें हमको फॉलो करनी पड़ती है।
सर आप कहाँ पढ़े थे 10th में? जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तभी उनका ऑफिशियल पेज था मेरे पास, मतलब पढ़ाना तो पहले स्टार्ट कर दिया था उसके बहुत पहले, तो जब उनको पढ़ाया तब से भाई यहाँ कोचिंग में पढ़ाने लगे। कितने साल हो गए? 4 साल। देखो अब देखो जैसे हमने पढ़ा अभी कि घटक को तो ले जाओ क्लॉकवाइज और जो तीर का निशान है वो किधर होना चाहिए? धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में। मतलब कहने का क्या मतलब है कि उसकी जो दिशा है जिसको हम लेकर गए उसकी जो दिशा है वो किधर होनी चाहिए? एक्स अक्ष की दिशा में, धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से किधर भी ले जा सकते हैं घटक को। जैसे कि मान लो ये घटक है तो यहीं पड़ा हुआ है, कोई गम नहीं है, इसको इधर ले जाए कोई दिक्कत नहीं, पर इसको हम इधर भी ले जाए ना, क्या इसको हम इधर भी ले जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी आंसर आएगा। अब सुनो कैसे, इसको मिटा देता हूं मैं, Rx बता देता हूं मैं, है ना। देखो Rx ये तो इस दिशा में है, इसे जबरदस्ती इसको क्यों उल्टा लेके जाए, है ना। तो कितना हो गया 13 cos 0। अगर किसी को कोण नहीं निकालना आता ना, भाई ये कोण कितना होगा सर, इसका मान कितना होगा, तो फिर मैं जो बता रहा हूँ ये तरीका, इस तरीके से Rx अलग निकाल लेना और Ry अलग निकाल लेना। देखो ये इसको मैं पहले इधर लेके गया था, अब मैं इसको किधर लेके जाता हूँ, इधर लेके जाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि कोण कितना है 60 है। तो कितना आएगा आंसर 13 cos 60 विथ नेगेटिव साइन। क्यों, कारण समझना, क्योंकि हमने घटक को गिराया एंटी क्लॉक, तो एंगल कैसा आ गया हमारे पास, क्लॉक, उल्टे चलते हैं। घटक जैसा चलता है उसका उल्टा चलता है, तो घटक किधर गिराया हमने, इधर, तो एंगल कैसा आ गया हमारे पास, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंगल कैसा होता है, नेगेटिव। आगे बात समझ में। अच्छा, जो घटक की अब जो दिशा है वो इधर आ गई, मतलब किस दिशा में होगा घटक हमारा, इस दिशा में, तो नेगेटिव। ठीक है, बात हो गई इसकी, इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब सुनना बात को ध्यान से, देखना इसको दो तरीके। पहले मैं इसको किधर लेके गया था, इसको घुमाकर उधर लेके गया था। अब पता है मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इधर ही रहने देता हूँ, उस पर ही, भाई ये भी तो एक शख्स ही है। पहले किधर लेके गया था, घुमा के इधर। सुनना बात को ध्यान से, तो इस 5 को मैं इस पर लाता हूं तो कितना लाना पड़ेगा, मैं बताऊं मुझे, 5 cos 60। नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। क्यों बताओ जरा, नहीं, ये घटक कैसे गया हमारा, क्लॉकवाइज, तो एंगल एंटी क्लॉक, तो एंगल तो पॉजिटिव रहेगा, पर इसकी दिशा किधर हो गई, इधर की साइड, दिशा किधर हो गई, इसकी साइड, तो बाहर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, बाहर आएगा नेगेटिव, है ना। ये तो डिपेंड करता है, अगर एंगल हमारा एंटी क्लॉक हुआ तो पॉजिटिव। लिख लो बात को, नहीं आई बात समझ में, एंगल एंटी क्लॉक, यही समझ में नहीं आ रही, बस है बताएंगे इसको। और ये क्या होता है हमारा जो घटक अगर क्लॉक है तो एंगल कैसा हो जाता है, एंटी क्लॉक। अभी तो इसको ध्यान रखो बात को, फिर समझाता हूं मैं, ना। और घटक हमारा एंटी क्लॉक है, घटक हमारा एंटी क्लॉक है, तो एंगल कैसा हो जाता है, क्लॉक। बस इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। अभी तो इस चीज को ध्यान रखो, घटक अगर क्लॉक गया तो एंगल एंटी क्लॉक हो जाता है, घटक एंटी क्लॉक गया तो एंगल कैसा हो जाता है, क्लॉक हो जाता है। और जब एंगल क्लॉक होता है क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, और जब एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव। तो कहने का क्या मतलब है कि जब घटक क्लॉकवाइज गिराओगे तो एंगल एंटी क्लॉक आते ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो अभी देखो जो घटक गया वो कैसे गया, घड़ी की सुई की दिशा में गया, यहां पर गया ना, घड़ी की सुई की दिशा में, तो घटक कैसा गिरा, क्लॉकवाइज। तो घटक क्लॉक गिरते ही एंगल कैसा हो गया,
एंटी क्लॉक यानी कि कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो एंगल तो कैसा हो गया हमारे पास, पॉजिटिव। पर जो घटक की जो डायरेक्शन है वो किधर है, अपोजिट साइड पर, अपोजिट साइड पर है, इसलिए क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव बाहर। ये बाहर का नेगेटिव डिपेंड करता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये चिन्ह, ये घटक की दिशा पर डिपेंड करता है, घटक की दिशा पर। वही घटक किस दिशा में है, उल्टी दिशा में है तो नेगेटिव, और इधर है क्योंकि हमने एक्स अक्ष को किधर माना है, इधर माना है, ठीक है। जबकि हमारा जो घटक है वो किधर गया, उधर गया, तो उसकी दिशा के हिसाब से कितना गया, नेगेटिव, ठीक है। पहले क्या आया था, पॉजिटिव, ठीक है। क्यों आया था, क्योंकि हमने इसको घुमाकर इधर ले आए थे पूरा, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आ गया था। और ये एंगल कितना हो गया था, 180 प्लस 60। अब तो क्लियर है मामला, ठीक है। उस चीज को लिख लेना पर, है ना। तो कितना आ गया, आर एक्स बराबर 13 माइनस 13 कोस माइनस 60, कोस पर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, खा जाता है, तो कितना हो गया, कोस 60 माइनस 5 कोस 60, कितना हो गया, 13 माइनस कहाँ पे, यहाँ पे 10 और ये 10, ठीक है। माइनस के 15 कोस 60 हो जाएगा, 10 और 5 माइनस के 15 कोस 60, और कोस 60 कितना होता है, 1/2। कुछ गड़बड़ होगी क्या, तो 13 दूनी 26, 26 माइनस 15, अरे ये n2 1/2 है, कितना हो गया, 13 माइनस 15/2, 13 दूनी 26 माइनस 15/2, मतलब 11/2, वापस 11/2 आ गया। पर इसमें नुकसान क्या हुआ कि इसमें आपको RY में भी ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं किधर गिराऊं किधर नहीं गिराऊं, ठीक है। अगर उस तरीके से करोगे तो इधर कोई दिमाग नहीं लगाना, एक बार दिमाग लगाना है, फिर दिमाग नहीं लगाना। बताओ कैसे करोगे, ऐसे या पहले वाले तरीके से, पहले वाले ठीक है ना, दिमाग एक बार ही लगाना है। देखो तुम जो पूछ रहे हो कि ये कैसे हुआ, है ना, ये कैसे हुआ, घटक क्लॉक तो एंगल एंटी क्लॉक, ये सारी चीजें से जबरदस्ती थोड़ी लिखी जाती है। देखो अगर आपने पढ़ा हो कि किसी नततल को किसी कोण पर उठा, मतलब किसी समतल को जब किसी कोण पर उठा दिया जाता है तो उस नततल बनता है। अगर 12वीं 11वीं में पढ़ा हो तो मैं नततल पढ़ाए, अरे रेनकोट उड़ाए, अरे टेक पढ़िए, टेक तो जानते हो ना। तो जैसे मान लो ये समतल है, अब घर का जो रैंप होता है उसको क्या करते हैं, हम ऐसे उठा देते हैं, उठाने के बाद वो कुछ कोण पर झुका होता है, तो जब हम उसको उठाते हैं, सुनना बात को ध्यान से, तो जब हम उसको उठाते हैं तो एंगल इस तरह से खुलता है, एंगल खुला तो एंगल क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आगे बात समझ में, तो ये ऊपर उठा दिया। अब सुनना, जब इसको हम वापस नीचे लेके जाएंगे तो जो एंगल है वो उसी दिशा में पीछे बढ़ेगा, तो वो वापस एंटी क्लॉक ही चलेगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये घटक क्लॉक गिरने की वजह। भाई ये हमारा जो घटक आया वो पहले कब, ये घटक कब आया, जब हमने इसको किसी कोण पर उठाया था। बात समझ में आएगी, क्लियर है मामला। इसलिए घटक क्लॉक होने पर एंगल क्या लिया जाता है, एंटी क्लॉक लिया जाता है। अब सुनो, अब हमें क्या करना है, दिशा ज्ञात करनी है। माना दिशा के लिए क्या करते हैं बताओ, थीटा, जितना थीटा होगा उतनी दिशा हो जाएगी। देखो माना थीटा कैसे निकालते हैं, थीटा क्या होता है, tan इनवर्स RY बाई RH होता है। थीटा क्या होता है, वहां पर बताया था, थीटा क्या होता है, परिणामी द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण। माना परिणामी x अक्ष के साथ, x अक्ष अर्थात BC है ना, BC को हमने क्या माना है, x अक्ष माना है, अर्थात x अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। तो कितना हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स RY बाई RX। तो tan इनवर्स RY कितना है हमारे पास, बोलो 5√3/2, और RX कितना है 11/2। काट दो पीट दो तो कितना आंसर आ गया हमारा, थीटा बराबर tan इनवर्स 5√3/11। तो ये हमारा थीटा, मतलब जो परिणामी आएगा इन सबों, ये परिणामी कितना आया 7। तो मैं तुमसे कह सकता हूं कि जो परिणामी है वो कितना कोण बना रहा है, 7 जो है वो कितना कोण बना रहा है, बताओ 5√3/11, ये कोण बना रहा है। बात समझ में आ गई, क्लियर मामला, ठीक है। मान लो
AD आएगा, सॉरी। देखो, तो ये अगला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। क्या है इस क्वेश्चन में कि ये बल है और किसी वर्ग ABCD की भुजाओं क्रमशः AB BC CD और DA के अनुदिश क्रियाशील है, ठीक है। और दर्शाइए कि निकाय केवल एक बल के तुल्य है। हमें क्या दर्शाना है कि जितने भी बल हैं वो किसमें समानित हो जाएंगे, एक सिंगल बल में समानित हो जाएंगे, यही मतलब है इसका, ठीक है। तो और क्या दिखाना है, इसका परिमाण ज्ञात करना है, दिशा ज्ञात करनी है और क्रिया रेखा ज्ञात करनी है। अब देखो क्रिया रेखा की समीकरण की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। कल हमने क्रिया रेखा पढ़ी थी पिछली क्लास में, क्रिया रेखा का समीकरण XRY माइनस YRX इज इक्वल टू G। तो G की भी जरूरत पड़ेगी, RY की भी जरूरत पड़ेगी, RX की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब सुनो इसका सॉल्यूशन। तो एक काम करते हैं, देखो पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ फिर सिचुएशन देखूंगा। एक क्या है मेरे पास, वर्ग है, ये वर्ग हो गया, इसको A B C और D मान लो, इसको Y मान लो और इसको X मान लो। अब लिखते हैं, माना A मूल बिंदु तथा माना A मूल बिंदु तथा AB व AD क्रमशः X अक्ष व Y अक्ष है। AB को तो हमने X अक्ष मान लिया है ना, वैसे इसको बढ़ा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको Y अक्ष हमने मान लिया। अब बल क्या क्या है बताना ध्यान से मुझे। AB पर कितना है 5, 1 CD पर 1 है और ABCD और DA पर कितना है -3। क्लियर। तथा X अक्ष व Y अक्ष के अनुदिश बलों के क्या है भाई बताओ, बलों के वियोजित भाग क्रमशः क्या क्या है, RX व RY है। क्लियर मामला। ओके, आगे बढ़ते हैं। RX क्या होगा, अब फटाफट बता दो। 5 कितना कोण बना रहा है, X है ना, तो किस पर पटकने हैं सारे, हमको ये सारे थोड़ी उड़ा के यहाँ लाने, इस अक्ष पर लाने है ना। तो कितना हो गया 5 cos 0 प्लस, मैं तो प्लस ही लूंगा। अब देखना इसकी बात करते हैं, कितना 1 cos 90। बताओ CD का क्या मामला है, इधर ले। शुरुआत कहां से हो रही है, बस ये देख लो, यहां से शुरुआत हो रही है, तो यहीं पर आप क्या बना दो, X अक्ष बना दो। मेरा तरीके से लाओ, कैसे लाओगे, घटक तो क्लॉक और तीर का निशान धनात्मक X अक्ष की दिशा में, तो सारे प्लस के हो जाएंगे, है ना, सारे ऑल पॉजिटिव हो जाते हैं। एंगल भी पॉजिटिव चलता है उसमें, दिशा भी पॉजिटिव चलती है। ये बाहर तो दिशा, ये तो दर्शाता है दिशा को और ये बताता है एंगल को, एंगल के, है ना, कोई प्लस है माइनस है। तो कितना होगा बताओ, 1 cos 180 -3 का क्या आगे प्लस -3 हो गया। बल आपका कितना लाना पड़ेगा, cos 270। समझ गए होंगे आप, वाह मैं बहुत खुश हूं। यहां से शुरुआत करो तो इसको कितना लाना पड़ेगा, 270, 90 और 180 270। तो RX कितना हो गया 5 0, ये कितना होता है cos पाई -1, याद है ना, और ये हो गया -3 और cos 270 कितना होता है 1, cos पाई ये चलता है। कोस का ग्राफ पे मैंने आधा बना दिया, आधा नहीं बनाया, ठीक है। ये 0 डिग्री 90 पे खत्म हो जाता है मामला, कोस 0 हो जाता है 90 पे। फिर ये होता है पाई, तो कोस पाई पर मामला -1 और ये 0 पर 1, 0 पर 1, पाई पर -1। ये वापस से π/2, ये पाई और पाई में फिर π/2 जोड़ दो, बताओ 270।
तो वापस कितना हो गया हमारे पास ये 0। तो cos 270 कितना हो जाएगा हमारे पास 0। तो Rx बराबर 5 माइनस 1 मतलब 4। ठीक है, क्लियर है मामला यहां तक, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो Rx आ गया। चलो Ry बताओ फटाफट दे दो मुझे, है ना, जल्दी से Ry बताओ। Ry क्या होगा बताओ? 5 साइन 0 1 साइन 90 प्लस 1 साइन 180 प्लस माइनस 3 साइन 270। ठीक है, साइन की चेक करते हैं। ये कितना अच्छा है बेटा, ऐसे शिवन्या 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 को जानते हो? नागिन नागिन है ना, ऐसे मत करो यार। Ry कितना हो गया देखो, सबको जानता हूँ मैं तो, शिवन्या को, बेला को। देखो कितना हो गया हमारे पास Ry कितना हो गया बताओ? ये तो 0 हो गया, 5 इंटू 0 1 इंटू 1 इंटू 0 180 पर खत्म हो जाता है मामला। सुनना, ये हो गया तुम्हारा पाई बाई 2 पर 1 पाई पर 0 समझ में तो आ रहा है ना? पाई पर कितना हो गया 0 प्लस माइनस 3 270 की बात करते हैं। ये हो गया पाई और ये हो गया कितना हो गया पाई में, ये हो गया पाई में पाई बाई 2 जोड़ दो 3 पाई बाई 2 मतलब 270। अरे 18×3 = 180 हो गया ना, पाई का मतलब 180 बटा इंटू 3 54 540 बटा 2 270 पर -1। क्लियर मामला? तो कितना हो गया -1। तो Ry कितना हो गया 1 प्लस 3 Ry कितना हो गया 4। ठीक है, क्या निकाले भाई बताओ? परिणामी बल Rx स्क्वायर Ry स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना होगा 4√2। सुनो कैसे हुआ, 4 का स्क्वायर कॉमन ले लो, 4 का स्क्वायर कॉमन 4, क्या बचेगा 1 प्लस 1 √2। ठीक है, तो ये हो गया परिणामी। अच्छा दिशा क्या करते हैं, देखो माना परिणामी किसके साथ? x अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है? थीटा कोण बनाता है। कितना बनाता है? तो थीटा कितना होता है देखो, समझो बात को। थीटा कितना होता है? tan इनवर्स Ry बाई Rx। बोलो tan इनवर्स 4/4 मतलब tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 4। इसका मतलब क्या हुआ कि जो परिणामी है वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, और कितना है परिणामी 4√2। आगे बात समझ में? अब क्या कहा, अच्छा परिणामी तो बना दिया, पर पता है दिक्कत यह क्या हुई, ये परिणामी एक्चुअल में यहां से नहीं गुजरेगा। अभी बात को समझा देंगे। यहां तक क्लियर है? लिखो जल्दी लिखो, टाइम कितना हुआ? ठीक है, अब क्या करना होगा हमें कि यहां पर आघूर्ण भी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? देखो वर्ग है, वर्ग की भुजा अगर मान लो मैं एक भुजा को a मान लूं तो दूसरी भी a होगी, तीसरी भी a होगी और चौथी भी a होगी। सारी भुजा कितनी हो जाएंगी? a। वर्ग की चारों भुजा क्या होती है? बराबर होती है ना। तो माना कि वर्ग की भुजा कितनी है ना? देखो माना वर्ग की भुजा कितनी है? a। इसका मतलब AB BC CD और DA चारों की चारों क्या हो जाएंगे? a हो जाएंगे। ठीक है, अब बिंदु
देखो आपको बताओ तो हम इसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण निकालते थे स्टेटमेंट फर्स्ट में, मूल बिंदु के सापेक्ष निकालते थे। यहाँ मूल बिंदु क्या है? ए है मूल बिंदु। तो क्या लिखूं अभी बताओ? अब बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण ज्ञात करने पर, आघूर्ण लेने पर, ए के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे तो आघूर्ण क्या बोलते हैं? हम जी बोलते हैं। अब कैसे निकालेंगे आघूर्ण? आघूर्ण क्या होता है? बल इंटू उससे लंबवत दूरी। आघूर्ण क्या होता है? बल इंटू लंबवत। जो जी होता है वो आघूर्णों का बीजीय योग होता है। स्टेटमेंट फर्स्ट में पढ़ा हो तो तुमने, जो जी होता है वो क्या होता है? समेशन एक्स कैपिटल वाई माइनस वाई कैपिटल एक्स, समेशन लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जी होगा हमारे पास वो आघूर्णों का बीजीय योग होगा। कितने बल हैं? ये जो जितने भी बल हैं इन सभी बलों का बिंदु ए के सापेक्ष क्या ले लो? आघूर्ण ले लो। अब समझना बात को ध्यान से, देखना आघूर्ण क्या होता है? किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण क्या होता है बताओ? किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण, जैसे मान लो किस बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण लेना है, तो आघूर्ण क्या होता है कि बल का परिमाण और उस बिंदु से बल की क्रिया रेखा के बीच की जो दूरी होती है उनका जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है? आघूर्ण कहलाता है। तुमने पढ़े लेक्चर नंबर 3 आघूर्ण पढ़ा? तुमने पढ़ लिया ना? आघूर्ण की डेफिनेशन समझाई थी मैंने वहां पे। आघूर्ण बहुत बार समझा चुका हूं वैसे मैं। जैसे मान लो किसी नट को खोलना है, उस नट में पाना लगाया और पाने को ऐसे नीचे धक्का मारा तो नट खुलेगा। तो आघूर्ण होता है वो घूमने की प्रवृत्ति। ठीक है, तो आघूर्ण क्या होता है? जितनी ये दूरी बढ़ेगी आघूर्ण का मान बढ़ेगा और नट आसानी से घूमेगा। छोटा पाना लेके खोल के देखो और एक बार बड़ा लंबा पाना लेके खोल के देखो, आसान तरीके से किसमें खुलेगा। ठीक है, तो आघूर्ण क्या होता है? बल का परिमाण इंटू उससे लंबवत दूरी। अगर मान लो मैं बल को जहां पे मैंने आघूर्ण निकालना है वहीं से गुजार दूं तो आघूर्ण का मान कितना? 0। अरे यार ये नट है तुम्हारा और इस नट को खोलने के लिए इस पे चढ़ गए तुम तो नट खुल जाएगा, घूम जाएगा? नहीं घूमेगा। इस नट को घुमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे पाना लगाना पड़ेगा और उस पाने पर ऊपर या नीचे जिधर भी धक्का लगाओगे उधर लगाना पड़ेगा। तो बल का परिमाण इंटू उससे लंबवत दूरी होगी तभी बल का आघूर्ण निकलेगा। आगे बात समझ में? अगर तुम बल को कहाँ लगा रहे हो? उसी बिंदु पर लगा रहे हो जहां पर तुम्हें आघूर्ण लेना है और उसी बिंदु पर बल को लगा रहे हो तो फिर आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात बताओ, बल 5 के द्वारा जो आघूर्ण है ए पर वो कितना होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? वही बताओ। अरे जो बल है वो कहां से गुजर गया? 5। हम किसके सापेक्ष आघूर्ण ले रहे हैं? एक बात का ध्यान रखना, किसके सापेक्ष ले रहे हैं? ए के सापेक्ष। देखो क्या लिया मैंने यहाँ पे? ए के सापेक्ष। तो जिस बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण ले रहे हैं वहां से कौन कौन से बल गुजर रहे हैं? एक तो 5 और एक, ठीक है ना? ये दोनों बल गुजर गए। तो इस बल की वजह से भी आघूर्ण कितना हो जाएगा? 0 और इस बल की वजह से भी आघूर्ण कितना हो जाएगा? 0। तो कितना होगा भाई बताओ? बल कितना है? 5। बल कितना है? 5। पर लंबवत दूरी नहीं है बिल्कुल भी, वहीं से गुजर गया तो बल इंटू उससे लंबवत दूरी। ठीक है, अब आ जाओ इसकी बात करते हैं। बल कितना है? लंबवत दूरी कितनी है? ए भुजा है, ए है ना? बल कितना है? 1। लंबवत दूरी कितनी मानी? ए। तो कितना हो जाएगा? प्लस बल इंटू उससे लंबवत दूरी। ठीक है, इसका भी काम खत्म हो गया। अब इसकी बात करते हैं, सुनना बात को ध्यान से। अच्छा एक चीज और सुनो, प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? प्लस माइनस का। देखो ये जो हमारे पास है घूमने की प्रवृत्ति किधर प्रदर्शित करेगा? इधर घूमने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करेगा, यानी कि दक्षिणावर्त या वामावर्त? वामावर्त। और वामावर्त की स्थिति में जो चिन्ह आता है वो धनात्मक आता है, याद है? ठीक है, उसके बाद इसकी बात करते हैं। देखो ये आगे जाओ इसको इस तरीके से। ठीक है, तो बात को समझना भी, बात को ध्यान से। ये कितना है? ये 1 ही है हमारा। तो बल कितना है? बल कितना है? 1। बल कितना है? और लंबवत दूरी कितनी है? 1। बल कितना है? 1 और लंबवत दूरी कितनी है? 1। तो कितना हो गया? प्लस 1 इंटू 1। मामला समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है। जब भी आपको किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण निकालना हो, जैसे मान लो ये मुझे और ये बल मैंने इधर ऐसे लगा रखा है, मुझे इस बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण चाहिए तो क्या करूंगा? बल कितना है? 10।
और दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो क्या करूंगा, बल इंटू लंबवत दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो गुणा कर दूंगा 50 हो जाएगा। आगे बात समझ में, ये किधर घूमने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करेगा, इधर वामाव्रत दिशा में, वामाव्रत होने की वजह से धनात्मक। बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि सर यहाँ जीरो कैसे होगा, यहाँ जीरो कैसे होगा। अरे मैंने वहां पर स्पेशल नोट में भी लिखा रखा था कि अगर बल की क्रिया रेखा बिंदु से ही गुजर जाती है तो बल का आघूर्ण क्या हो जाता है, जीरो। क्यों, क्योंकि जहां से तुम्हें जिस बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण लेना है और बल वहीं से गुजार दिया तो घूमने की प्रवृत्ति जीरो हो गई, इसलिए आघूर्ण क्या होगा इस बिंदु पर, इसके कारण जीरो और इसके कारण भी क्या हो गया जीरो। तो -3 और भी लिखो, -3 इंटू जी, क्योंकि लंबवत दूरी जी। तो कितना आंसर आएगा, जी बराबर 2। क्लियर। अब सुनो, समझ गए ना, लिखो। अब इसमें क्या है, थोड़ा और ज्यादा पढ़ाना है। टाइम कितना है, टाइम बताओ। 9-10 हो गया ना, 12 जोड़ जोड़ा होता है। अच्छा ये तो लिख लिया ना, देखो देखो अब हम निकालेंगे, हमने बलागुण भी निकाल लिया, परिणामी का परिमाण R भी निकाल लिया, G भी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे कि परिणामी किस क्रिया रेखा के अनुदिश क्रियाशील होगा। दिशा भी निकाल ली हमने, परिणामी की क्रिया रेखा, मतलब ये क्या होती है परिणामी की क्रिया रेखा, बस बोलो XRY माइनस YRX बराबर G। ये वो समीकरण है या ये वो रेखा है जिसके अनुदिश हमारा जो परिणामी होता है वो क्रियाशील होता है। भाई हमने जो बल लगाया वो किस दिशा में गया, तो उसकी जो रेखा का समीकरण है वो इससे दिया जाता है। तो बोलो भाई XRY का मान कितना है बताओ, RY का मान 4 आया था और इसका मान भी 4 आया था और इसका मान 2 है, तो 2 कॉमन लेके काट दो तो 2x 2y और a। तो ये किसका समीकरण हो गया, परिणामी की क्रिया रेखा का समीकरण। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ तक। अब सुनना भाई बात को ध्यान से, क्योंकि हम देखते हैं क्या देखते हैं, यहां R नॉट इक्वल टू 0 तथा G भी नॉट इक्वल टू 0 है, अतः स्टेटमेंट 2 के अनुसार, वहां ऐसा नहीं लिखना है स्टेटमेंट 2 के अनुसार, वहां तो डायरेक्ट लिखना है अतः के अनुसार क्या होगा, वे बताओ यहां पर क्या होगा, स्टेटमेंट 2 के अनुसार क्या होगा बताओ। स्टेटमेंट 2 के अनुसार ऐसा कुछ पढ़ा था, ऐसे इस दूरी पर ऐसे क्या था ना। स्टेटमेंट 2 के अनुसार क्या होगा कि जो परिणामी की जो क्रिया रेखा है वो मूल बिंदु से ना होकर कहां से गुजरेगी, कुछ दूरी o डैश से गुजरेगी। तो क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट 2 के अनुसार परिणामी का मतलब R, परिणामी का मतलब R की क्रिया रेखा A, मतलब मूल बिंदु, यहां पर मूल बिंदु क्या है A, मूल बिंदु से नहीं गुजरकर कितनी दूरी पर, भाई बताओ कितनी दूरी पर नहीं गुजरकर o डैश बराबर G बटा R, G बटा R कितना है, o डैश G बटा R बताया था वहां पे, G का मान कितना है 2a बटा R का मान कितना है 4√2, a बटा 2√2 है ना, नहीं गुजर कर o डैश बराबर a बटा √2 दूरी से बिंदु o डैश से o डैश b की दिशा में क्रियाशील होगा।
एक काम करो, क्या लिखा, परिणामी की क्रिया रेखा मूल बिंदु से नहीं गुजरेगी, ऐसे लिखो, मूल बिंदु से नहीं गुजरेगी। यह ओ डैश बराबर जी बटा आर, दूरी से बिंदु ओ डैश से ओ डैश की बी की दिशा में क्रियाशील होगी या होगा, जो बल है, ठीक है ना। ऐसे लिखो परिणामी, यह यानी कि परिणामी ओ डैश बराबर जी बटा आर बराबर इस दूरी से बिंदु ओ डैश से ओ डैश बी की दिशा में क्रियाशील होगा। नहीं यही बात समझ में? वहां पर क्या था जरा बताना मुझे एक बार, वहां पर क्या सिचुएशन थी? इस तरह से था, ठीक है। हमने परिणामी कितना निकाला, 4√2, पर हमने कहा कि जब r नॉट इक्वल टू 0 होता है, g नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं हम, g को इस तरह से तोड़ते हैं, ये r और ये इससे कुछ दूरी पर ये r, ठीक है। अब ये वाला और ये वाला एक दूसरे से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो जो परिणामी है वो यहां से नहीं गुजरकर, इस बिंदु से नहीं गुजरकर कुछ दूरी ओ डैश से गुजरता है, और ओ डैश से किस दिशा में होता है, ओ डैश से बी दिशा में गुजरता है। आगे बात समझ में? और ये जो दूरी ओ डैश है वो किससे दी जाती है, जी बटा आर से दी जाती है। कैसे दिया है ओ डैश, देखो ये बल युग्म बना था हमारे पास अभी, तो बल युग्म का आगुण क्या होता है, बल का परिमाण इंटू उससे लंबवत दूरी, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, आगुण बटा आर हो जाएगा ना, वहां पर प्रूफ करवा रखा है। तो जी बटा आर दूरी पर क्या होगा, इस दिशा में क्रियाशील होगा ओ डैश बी के अनुदिश। तो अभी जो हमारा जो चित्र में जो परिणामी बनेगा, फिर बताओ कहां से लिखूं, कैसे लिखूं? ये तो था हमारा इस तरीके से था, पर वास्तव में जो परिणामी गुजरेगा वो कहां से गुजरेगा, ओ डैश बिंदु, ये ओ, और ये कहां से गुजरेगा, इस बिंदु से इस दिशा ओ बी के अनुदिश होगा, कितना, 4√2। क्लियर है मामला? यहां से नहीं गुजरेगा, यहां से नहीं गुजरेगा। क्लियर मामला? ठीक है, ठीक है, लिख लो फटाफट से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन का कंप्लीट हो चुका है अपना। लास्ट में एक लाइन लिखो फटाफट से, लास्ट में एक लाइन लिखो। देखो बुक के जैसा लिखा हुआ वो वैसी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा लिखा दिया वो सब सही है, ठीक है। अतः निकाय केवल 4√2 परिमाण के एक बल के तुल्य है। अतः निकाय 4√2 परिमाण के एक बल के तुल्य है, जो a से a/2√2, जो कैपिटल A से a/2√2 दूरी पर क्रियाशील है। सही बात है ना, इस बिंदु पर क्रियाशील नहीं है, कितनी दूरी पर क्रियाशील है ये, इस दूरी पर क्रियाशील, ठीक है। लिखो, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन का फोटो खींच के लेके जाओ, देखे क्या आता है समझ में। अच्छा एक चीज सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर ये जो जी है ना, ये कैसा आता, ऋणात्मक आता। अभी कैसा है जी हमारा, धनात्मक। अगर ये जो जी हमारा ऋणात्मक आता है तो पता है क्या सिचुएशन बनती है, ये सिचुएशन हमने कब पढ़ी थी, जब हमारे पास ये सिचुएशन होती है जब जी कैसा होता है, धनात्मक। क्यों? क्योंकि इसकी घूमने की प्रवृत्ति कैसी होती है, ऐसे, इसलिए धनात्मक होता है। अगर जी हमारा कैसा आ जाए, ऋणात्मक, तो पता है उस स्थिति में चित्र क्या बनेगा, देखना ध्यान से महेश, चित्र क्या बनेगा, ध्यान से सुनो। ये आर है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ओ डैश पहले हमने इधर लिया था, क्यों? क्योंकि जी धनात्मक होने की स्थिति में। अब ओ डैश इस स्थिति में होगा, क्यों? क्योंकि अब देखो जो बलयुग्म बना उसकी घूमने की प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो जब जी ऋणात्मक आएगा तो चित्र ऐसा बनेगा, और जी धनात्मक आएगा तो चित्र ऐसा बनेगा, जो स्टेटमेंट 2 में मैंने बताया, ठीक है।